और गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम स्टार्ट करेंगे यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर्स, मैंने पहले लेक्चर्स में, इससे पिछले वाले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि देयर आर टू यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। एक आ जाता हमारे पास इंटरनल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स में ओनर्स हैं, मैनेजमेंट है, एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स है। जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हमने जो प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में पढ़ा था, तो जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है अब वो किसके लिए, किसको कम्युनिकेट की जाती है? वो कम्युनिकेट की जाती है यूजर्स के लिए। दो प्रकार के हैं इंटरनल में सबसे पहले आ गया ओनर्स। ओनर्स के लिए क्यों जरूरी है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन? बिजनेस में पैसा किसने इन्वेस्ट किया है? बिजनेस में पैसा ओनर ने इन्वेस्ट किया है, कैपिटल उसकी लगी है। रिस्क किसका इन्वॉल्व है? ओनर का रिस्क इन्वॉल्व है। अगर बिजनेस को लॉस हुआ, किसकी कैपिटल का नुकसान होगा? ओनर की कैपिटल का लॉस हो जाएगा, ओनर को लॉस होगा। सो ओनर इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, कि बिजनेस किस दिशा में जा रहा है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कितना प्रॉफिट वो अर्न कर रहा है। नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इंटरनल यूजर्स में किस वजह से? मैनेजमेंट को जितना भी अपना डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो करना होता है, जो फ्यूचर के लिए प्लानिंग करनी होगी, जो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोचना होगा, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू देम। जो उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, सब कुछ उस पर निर्भर करता है कि कॉस्ट कटिंग कैसे की जाएगी, कॉस्ट रिडक्शन कैसे की जाएगी, नए प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट और किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कैसे की जाएगी। तो ये जो मैनेजमेंट के लिए जो आ जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो मैनेजमेंट का होगा, वो किसके बेसिस पर होता है? इट इज बेस्ड ऑन द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू देम। द नेक्स्ट वन आर एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स। एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स ये क्यों इंटरेस्टेड होते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में? क्योंकि इन्होंने मेहनत की है, इन्होंने काम किया है, और अगर बिजनेस प्रोग्रेस करेगा, अगर बिजनेस प्रोग्रेस कर रहा है, सो देयर आर एक्सपेक्टेशंस बाय द एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स कि इन रिटर्न बिजनेस भी उनके साथ प्रॉफिट को शेयर करेगा इन द फॉर्म ऑफ बोनस। अगर बिजनेस ने ग्रो किया तो बिजनेस को, ओनर को भी फायदा होगा और वर्कर्स और एम्प्लॉयज को भी फायदा होगा। वर्कर्स और एम्प्लॉयज को किस प्रकार से फायदा होगा? दे विल बी गेटिंग बोनस। उन्हें क्या मिलेगा? बोनस मिलेगा। इसके अलावा जो एम्प्लॉयज हैं, जो वर्कर्स हैं, वो ये भी देखना चाहते हैं कि उनका जो प्रोविडेंट फंड डिडक्ट हुआ है और वो टाइमली विद द कंपिटेटेंट अथॉरिटी के पास वो जमा भी हुआ है या नहीं हुआ है। बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन, प्रॉफिट का इफेक्ट वर्कर्स की एफिशिएंसी पर भी पड़ेगा। अगर वर्कर्स ने मेहनत की है, बिजनेस ने ग्रो किया, तो उनके लिए ये मोटिवेशन होगी कि हां जी, हमने मेहनत की थी और उस मेहनत का रिजल्ट हमें इन द फॉर्म ऑफ बोनस मिल रहा है, और वर्कर्स का, एम्प्लॉयज का मोरल भी हाई होता है। सो दीज आर सर्टेन इंटरनल यूजर्स अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का जो यूज उनके द्वारा किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम इट वी आर हैविंग एक्सटर्नल यूजर्स ऑल्सो। जो बिजनेस के बाहर के जो लोग होंगे, उनके लिए हमारे बिजनेस के अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का क्या फायदा? उनके लिए भी तो कोई फायदा होगा। तो सबसे पहले आ गया बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। जितने भी बैंक्स है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, उनको क्यों इसका फायदा, उनको इसकी जरूरत क्यों है? बिजनेस का
जो फिनांस की ज़रूरत को बैंक्स के द्वारा पूरा किया जाता है। बैंक से क्रेडिट लिमिट्स, बैंक से लोन या कोई और फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। सो दैट इज़ वाई जैसे किसी बैंक ने किसी बिजनेस एंटरप्राइज को कुछ क्रेडिट फैसिलिटी, क्रेडिट लिमिट दी है, कुछ लोन दिया है, तो बैंक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में क्यों इंटरेस्टेड है? ये देखने के लिए कि बैंक्स का जो पैसा है वो सिक्योर्ड है, वो सेफ है या नहीं है। ऐसा ना हो बिजनेस एंटरप्राइज का जो प्रॉफिट की जगह वो अगर लॉस में चला जाता है, उसे नुकसान हो जाता है, वो बैंकरप्ट हो जाता है, दिवालिया हो जाएगा, या फिर वो बैंक का पैसा लिया, जहाज स्टार्ट किया और बाहर आउट ऑफ इंडिया। कई लोग गए हुए हैं इंडिया से, लोग बैंक्स का कई हजार करोड़ रुपए लेकर भाग गए हैं, दिवालिया हो गए हैं। तो उससे नुकसान किसको होगा? बैंक्स को होगा। बैंक्स वालों के लिए जरूरी है कि वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से उस पर नजर रखें और ये देखते रहें कि जो बैंक का पैसा है वो डूबेगा तो नहीं। मिली भगत से हो जाता है काम। नेक्स्ट वन इज इन्वेस्टर्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स या पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टर कौन सा है? दोज हु आर इन्वेस्टिंग मनी इन द बिजनेस। ये वो लोग होंगे जो अपॉर्चुनिटीज इन न्यू बिजनेस या फिर पुराने बिजनेस में वो अपॉर्चुनिटी देखते हैं, उनमें वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं। वो अपने पोर्टफोलियो को ब्रॉडन करते हैं, अलग अलग सेक्टर्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। और जो इन्वेस्टर्स हैं, इनका बिजनेस में डायरेक्ट इंटरफेरेंस नहीं हो सकता और ना ही होता है। तो जो वो पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं या जो पैसा इन्वेस्ट किया है, उसके सेफगार्ड के लिए दे नीड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। कि मैं किसी एंटरप्राइज में, किसी बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करना चाहता हूं, क्या वो बिजनेस ग्रो कर रहा है, क्या वो सही डायरेक्शन में जा रहा है, मेरा पैसा वहां पर सेफ रहेगा, बिजनेस की प्रॉफिट अर्निंग रेशियो क्या है, अगर मैं पैसा इन्वेस्ट करता हूं बिजनेस में तो मेरे को कितना रिटर्न मिलेगा, क्या इस बिजनेस में रिटर्न किसी और बिजनेस के कंपैरिजन में ज्यादा है। तो ये ऐसे कई डिसीजंस होते हैं जो इन्वेस्टर्स को पैसा इन्वेस्ट करने से पहले जो सोचने पड़ते हैं। सो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इन्वेस्टर्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अहम रोल प्ले करती है। नेक्स्ट वन इज क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन से आगे? कि जिनसे बिजनेस में उधार पर गुड्स खरीदी जाती हैं। मैं अगर किसी एज बिजनेस मैं किसी नए बिजनेस हाउस के पास जाता हूं उधार पर गुड्स लेने के लिए, गुड्स क्रेडिट के बिना तो मार्केट चलती नहीं है। अब मैंने कुछ गुड्स खरीदी, मैं बिजनेस हाउस के पास गया, उनको कहा कि कुछ उधार आप मेरे को 10 लाख की गुड्स दे दीजिए, तो पेमेंट आपको मैं 15 दिन के बाद या 1 महीने के बाद दूंगा। तो जो भी बिजनेस हाउस है वो मेरे को उधार पर गुड्स देने से पहले मेरी मार्केट रिपोर्ट मीन्स मार्केट में या बैंक से या कोई और इन द सेम फील्ड लोगों से पूछेगा, या वो मेरे को बोलेगा कि अपनी फिनेंशियल स्टेटमेंट्स आप बता दीजिए कि मेरे पास पैसे को वापस करने की काबिलियत भी है या नहीं है। मैं उधार पर गुड्स ले लेता हूं, बट मेरा जो व्यवहार है, मेरा जो बिजनेस है मार्केट में, वो अगर अच्छा नहीं है, मैं उधार पर गुड्स लेकर अगर पेमेंट टाइम पर नहीं करता या मेरे पास सफिशिएंट करंट एसेट्स नहीं है कि मैं उसको टाइमली पैसा पे करूंगा या पैसा भी पे नहीं करूं, तो इन सब के लिए क्रेडिटर्स के लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है टू सेफगार्ड देयर ओन इंटरेस्ट। कि अगर हम किसी को गुड्स उधार पर देते हैं तो उनका पैसा डूब ना जाए, बैड डेट्स ना हो जाए। और अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से फिनेंशियल पोजीशन बिजनेस की पता चलती है कि उनके पास कितने एसेट्स हैं। जैसे अगर हमने कोई फ्रेंचाइजी ली, फ्रेंचाइजी में हमने कुछ सामान उधार पर, हमें जैसे मैंने कोल्ड ड्रिंक की फ्रेंचाइजी एजेंसी ले ली, तो 10 लाख का सामान जब मंगवाया, 4 लाख रुपया एडवांस दे दिया, बाकी का पैसा बाद में दूंगा। और
अगर मेरी क्रेडिट पोजीशन अच्छी नहीं है, मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेहतर नहीं है, तो मे बी जिस बिजनेस ने मेरे को उधार दिया मैं उसको टाइमली पेमेंट ना कर पाऊं। नेक्स्ट वन इज गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटीज। अब गवर्नमेंट और उसकी अथॉरिटीज का क्या लिंक आ गया? उनके लिए भी फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है। किस वजह से? अब गवर्नमेंट के लिए टैक्स लायबिलिटी असेस करना मेरी फाइनेंशियल पोजीशन से इजी होगा। जीएसटी की जो रिटर्न फाइल की जाती है, जो सबमिट किया जाएगा, उसके लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, मैं अपनी जितनी परचेज एंड सेल है अलोंग विद द बिल्स, इनवॉइसेस, मुझे वो अपलोड करनी पड़ेगी या गवर्नमेंट को बतानी पड़ेगी, उनके जो अथॉरिटीज को मैंने कुछ एक पर्टिकुलर अमाउंट की गुड्स खरीदी और उसके ही जो उन गुड्स को जब बेचा तो ये मेरी सेल आ गई। तो उन दोनों को गवर्नमेंट अथॉरिटीज, जो टैक्स अथॉरिटीज हैं, उनका वो कंपेयर करेंगे और वो देखेंगे कि वाकई में मेरी टैक्स लायबिलिटी जितना मैंने पे किया है, जीएसटी पे किया है, जो मैंने इनकम टैक्स पे किया है, क्या मैंने एक्चुअल पे किया है या मैंने कोई हेर फेर तो नहीं कर दिया, कुछ मैंने टैक्स पे करने में कुछ कमी तो नहीं कर दी या पैसे का गबन तो नहीं कर लिया। तो ये सब चीजें किस वजह से, कहां से पॉसिबल हो जाएंगी? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो मैं प्रेजेंट करूंगा गवर्नमेंट या अथॉरिटीज के पास। इसके अलावा देश की जो नेशनल इनकम, इकोनॉमी, अब उन सब के लिए भी गवर्नमेंट की अथॉरिटीज या एजेंसीज के लिए किस वे से हेल्प करती है कि वो डेटा को कंपाइल करते हैं। सभी बिजनेस हाउसेस के डेटा को कंपाइल कर ये टोटल लगा लिया जाता है कि नेशनल इनकम कितनी है। सो इट इज द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, इट इज रियली हेल्पफुल फॉर द गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटीज। नेक्स्ट वन इज रिसर्चर्स। जो बिजनेस के ट्रेंड पर रिसर्च कर रहे हैं, जो इकोनॉमिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, उनके लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन अपने रिसर्च पर्पजेस के लिए बहुत जरूरी है और उस रिसर्च से ही वो कुछ ट्रेंड मार्केट से रिलेटेड कुछ चीजें वो उसके ऊपर वो रिसर्च करेंगे। नेक्स्ट इज पब्लिक किस वे से इंटरेस्टेड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में? जो बिजनेस है वो किसके रिसोर्सेज को यूज कर रहा है? वो सोसाइटी के ही रिसोर्सेज को यूज कर रहा है। अब सोसाइटी में कौन होंगे? पब्लिक है। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से ये पता चल जाएगा कि जो प्रोडक्ट्स जो बेचे जा रहे हैं किसी बिजनेस हाउस के द्वारा, उसका एक जेन्युइन, उसका एक नॉर्मल प्रॉफिट फिक्स किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। क्या वाकई में ही जेन्युइन प्राइस चार्ज किया जा रहा है? अगर जेन्युइन प्राइस चार्ज नहीं किया जा रहा, जेन्युइन रेट प्रोडक्ट का नहीं है, अगर जेन्युइन रेट प्रोडक्ट का नहीं है, तब क्या होगा? तो पब्लिक इंटरफेरेंस होगी। अभी करंट पोजीशन में आप देखेंगे, जैसे अभी कोविड-19 की जो परिस्थिति बनी हुई है, तो हैंड सैनिटाइजर्स के एग्जांपल ले लेते हैं। तो हैंड सैनिटाइजर्स का रेट काफी ज्यादा बढ़ा दिया था बिजनेस हाउसेस ने, गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ा, पब्लिक के द्वारा देयर वाज आउटक्राई बाय द पब्लिक और गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ा और प्राइस गुड्स का फिक्स करना पड़ा गवर्नमेंट के द्वारा कि एक पर्टिकुलर क्वांटिटी का रेट इससे ज्यादा जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं जो हैंड सैनिटाइजर बना रही हैं वो उससे ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते। एम्प्लॉयमेंट इश्यूज जो होते हैं उसके लिए भी पब्लिक उससे डायरेक्टली रिलेटेड है। तो ये सब चीजें इसके लिए पब्लिक जो होगी वह अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के लिए उसके यूजर्स में एक आ जाती है। ठीक है, तो अभी हमने जो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन वो पढ़ लिया, इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स। द नेक्स्ट वन इज क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स कि जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है क्या उसमें कोई अच्छाइयां भी हैं या नहीं है, फायदा भी है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का या ऐसे ही हम पढ़ते जा रहे हैं। तो हमें यह देखना होगा कि इसकी अच्छाइयां क्या हैं, क्या बेनिफिट्स है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का, इसके क्वालिटेटिव जो कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए। तो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले आ जाएगा रिलायबिलिटी।
रिलायबिलिटी का मतलब आ गया विश्वास करना है, रिलाई करना। अब जैसे मैं आप लोगों पर रिलाई कर रहा हूं कि आप लोग सब अच्छे बच्चे हैं, यू आर ऑल गुड स्टूडेंट्स, जो मैं पढ़ा रहा हूं आप उस सबको फॉलो करें, जो मैं इंस्ट्रक्शंस देता हूं आप उसको फॉलो करते हैं, और घर में भी जो मैंने पढ़ाया है रिवाइज करते हैं, बुक से पढ़ते हैं, तो मैं आप पर रिलाई कर रहा हूं। तो वैसे ही विश्वास करना, तो इधर क्या आ गया कि फ्री फ्रॉम बायसनेस एंड मटेरियल एरर। जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है हम ये ज्यूम करेंगे हमारे लिए क्या आ जाएगा, इट इज फ्री फ्रॉम बायसनेस। कोई एक पर्टिकुलर किसी प्रकार का बायसनेस नहीं है, पक्षपात नहीं है, मटेरियल एरर से फ्री है, वेरीफाइबल है, तो ये रिलायबल है जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं, और इस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को विश्वास कर कर इस पर हम आगे एक्ट कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज रेलिवेंस। रेलिवेंस का मतलब, रेलिवेंट मीन्स जितना पूछा जाए, जो चीज पूछी जाए उसी से रिलेटेड ही जवाब हो, रेलिवेंट आंसर होना चाहिए। कई बार बच्चों से क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में, वो आंसर लिखते हैं, उस क्वेश्चन का आंसर के साथ दूर दूर का कोई लिंक नहीं होता, क्योंकि उन्होंने रेलिवेंट आंसर नहीं लिखा। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड बी रेलिवेंट। अब मैं आपसे पूछता हूं, मैंने किसी बच्चे से पूछा कि हाँ जी बताइए आपका नाम क्या और आप क्या करते हैं, तो बच्चे ने कहा सर मेरा नाम श्याम है, मैं सुबह 7 बजे उठता हूं, मैंने उसके बाद ब्रेकफास्ट किया, मैंने ब्रश किया, ब्रेकफास्ट किया, फिर उसके बाद अपने पेरेंट्स के लिए, मेरे पापा जॉब करते हैं, मेरी मम्मा हाउसवाइफ हैं, पापा मम्मा लड़ते रहते, घर घर की कहानी है, चलता रहता है। तो मैंने इंफॉर्मेशन क्या पूछी थी कि आपका नाम क्या है, आप क्या करते हैं, मीन्स आप पढ़ाई में क्या करते हैं, मीन्स कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं, कौन सी स्ट्रीम है। तो मेरे को जो इंफॉर्मेशन आगे जो बताई गई, जो मेरे को आंसर दिया, वो इररिलेवेंट, आगे पीछे की सारी इंफॉर्मेशन, आगे पीछे की सारी इंफॉर्मेशन, बट मेन रेलिवेंट इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। तो इसमें क्या जाएगा कि इट शुड बी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में कि इट शुड बी रेलिवेंट, इट शुड मीट द नीड्स ऑफ द यूजर्स, यूजर्स की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरे हो जाए, जो इंफॉर्मेशन है वो रेलिवेंट विद द फॉर द यूजर्स होनी चाहिए। नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडेबिलिटी। जो भी इंफॉर्मेशन है वो इस वे से प्रेजेंट होनी चाहिए कि यूजर्स उसको आसानी से अंडरस्टैंड कर सकें, समझ सकें, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, अंडरस्टैंडेबिलिटी। अब आप सबने 3 इडियट्स मूवी तो देखी है, उसमें जब जो रेंचो जब वो बुक्स लेने के लिए आता है, तो जैसे जब पहले जो उसमें डिस्कशन हुई थी तो कुछ सीधे सीधे शब्दों में उसने कुछ समझाया था, समझ नहीं आई थी, तो वो बुक्स लेने के लिए आया था। तो बुक्स लेने के लिए जो वर्डिंग यूज की गई, तब जो उनके कंसर्न टीचर ने क्या पूछा, तुम कहना क्या चाहते हो, क्या बोला था, कहना क्या चाहते हो, तो उसने कहा बुक्स। तो सीधा सीधा कहो ना, तो उसने कहा सीधा सीधा तो बोला था पहले, बट आपको सीधा सीधा समझ नहीं आता। तो हमें जो इंफॉर्मेशन है वो सीधा सीधा कहना है, सो दैट इट शुड बी अंडरस्टैंडेबल, वो समझ आ जाए, जो यूजर है उसको अंडरस्टैंड कर सकें, तो अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। एंड द नेक्स्ट वन इज कंपेरेबिलिटी। कंपेरेबिलिटी का मतलब आ जाएगा कि जो भी इंफॉर्मेशन है हम उस इंफॉर्मेशन को कंपेयर कर सकें। कंपेयर किसके साथ कर सके, हमारे पास इंटर कंपैरिजन, इंटर कंपनी कंपैरिजन होता है और इंट्रा कंपनी कंपैरिजन होता है। इंटर कंपनी कंपैरिजन जो होता है, इट इज बिटवीन द 2 फर्म्स। वो किसके बीच में होता है, इट इज बिटवीन 2 फर्म्स फॉर द सेम पीरियड। मारुति और Hyundai के बीच में कंपैरिजन हुआ है लास्ट ईयर की सेल्स का, तो इट इज बिटवीन लास्ट ईयर का सेल्स एंड प्रॉफिट का कंपैरिजन हुआ, या करंट ईयर जो क्वार्टर खत्म हुआ है मार्च में, उन दोनों की सेल्स का
और उन दोनों के रेवेन्यू और प्रॉफिट का जो कंपैरिजन हुआ. सो इट इज बिटवीन टू फर्म्स फॉर द सेम पीरियड, कि सेम पीरियड में मारुति ने हाउ मेनी यूनिट्स दे हैव सोल्ड, हाउ मेनी यूनिट्स दे हैव एक्सपोर्टेड, हाउ मच प्रॉफिट दे हैव अर्नड एज कंपेयर्ड विद द Hyundai, विद द उनका जो राइवल कंपटीटर आ गया, बिटवीन टू फर्म्स फॉर द सेम पीरियड. और इंट्रा फर्म कंपैरिजन, इट इज बिटवीन द सेम फर्म, इट इज सेम फर्म बिटवीन टू पीरियड्स. पिछले क्वार्टर में मैंने कितने गुड्स बेचे, कितनी कार्स मैंने बेची, मैंने कितने बच्चों को पढ़ाया, मैंने कितना प्रॉफिट अर्न किया पिछले क्वार्टर में, सेम 3 months लास्ट ईयर. एंड आई एम गोइंग टू कंपेयर दैट इंफॉर्मेशन विद द करंट क्वार्टर. इस साल में सेम मंथ्स में मैंने कितने यूनिट्स बेचे, मैंने कितना प्रॉफिट अर्न किया. तो कितने यूनिट्स बेचे, कितना प्रॉफिट अर्न किया, और किस में आ गया, बिटवीन द सेम फर्म. इट इज कॉल्ड इंट्रा फर्म कंपैरिजन. उसे क्या बोलते हैं हम, इंट्रा फर्म कंपैरिजन. नेक्स्ट वन जो आज हम और पढ़ेंगे, इज अकाउंटिंग अ साइंस और एन आर्ट. क्या अकाउंटिंग साइंस है या आर्ट है? अकाउंटिंग इज बोथ, अकाउंटिंग इज साइंस एज वेल एज एन आर्ट. साइंस क्या होती है? एनी ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज बेस्ड ऑन सर्टन बेसिक प्रिंसिपल्स इज अ साइंस. कोई भी ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज जो सर्टन बेसिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है उसे साइंस कहते हैं. और अकाउंटिंग इज ऑल्सो ए साइंस, क्योंकि एक ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है विच इज बेस्ड ऑन सर्टन प्रिंसिपल्स. नेक्स्ट लेक्चर्स में हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कन्वेंशंस, कंसेप्ट्स पढ़ेंगे. तो इसमें क्या आ गया कि यस, अकाउंटिंग इज ऑल्सो साइंस, क्योंकि हम जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं विच आर नॉट एग्जैक्ट, क्योंकि ये प्योर साइंस नहीं है, तो ये भी कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो जो अकाउंटिंग है वो करती है. सो अकाउंटिंग इज अ साइंस. ये एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है. पिछले कई ईयर से, सैकड़ों ईयर से जो अकाउंटिंग जो इवॉल्व हुई थी, वहां से नॉलेज पास ऑन होती गई, और आज विद दिस इवैल्यूएशन एक अकाउंटिंग इस पोजीशन पर पहुंची है. सो it is based on knowledge, so that is why it is an science. And next one is art. Art is a technique which helps us to achieve our desired objectives, जो हमें हेल्प करती है डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव के लिए. और डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स, accounting is an art of recording, classifying and summarizing financial statements, financial transactions. तो मैंने आप लोगों के अकाउंटिंग की डेफिनेशन में ये कहा था कि इसमें भी जो हमारा जो इट इज एन आर्ट, आर्ट मीन्स टू डू. जैसे हम देखते हैं कि ही इज अ वेरी गुड आर्टिस्ट. आर्टिस्ट मीन्स वो प्रैक्टिस करे बार बार. सिंगर के लिए बोलेंगे ही इज आर्टिस्ट, क्योंकि वो जो सिंगर है वो रोज प्रैक्टिस करता है, गाने गाने की प्रैक्टिस करेगा, डेली बेसिस पर करेगा. सो इट इज आर्ट मीन्स टू डू, प्रैक्टिस करना, बार बार उसको रिपीट करना, दोहराना, परफेक्शन के लिए. तो आर्ट मीन्स टू डू. तो अकाउंटिंग एज एन आर्ट, इट मीन्स रिकॉर्ड करना, टू डू, क्लासिफाई करना, समराइज करना फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस को. तो अकाउंटिंग इज साइंस, इट इज एज वेल एज एन आर्ट. अब अकाउंटिंग आर्ट के अकॉर्डिंगली एक और बताते हैं. जैसे अभी तक हम अकाउंट्स में जो पढ़ रहे हैं अभी तक, इट इज ओनली थ्योरी पार्ट, बट अकाउंटिंग इज नॉट थ्योरी. आप लोग नया है इसलिए थ्योरेटिकल पार्ट की अकाउंटिंग होती क्या है वो ज्यादा पहले बताना जरूरी था. जब नेक्स्ट चैप्टर्स आगे हम पढ़ेंगे जिसमें थ्योरेटिकल पार्ट भी है एंड द प्रैक्टिकल विच इज द मोस्ट, अकाउंटिंग इज प्रैक्टिकल पार्ट. और पेपर्स में आपको ज्यादा प्रैक्टिकल ही पूछा जाएगा, पेपर्स में ज्यादा प्रैक्टिकल पूछा जाएगा. और इस प्रैक्टिकल अगर आपको आता होगा, उस प्रैक्टिकल से थ्योरेटिकल पार्ट समझना, करना ज्यादा इजी हो जाएगा. और बस और थोड़े से लेक्चर्स के बाद प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिकल पार्ट आ जाएगा. चलो एक और एग्जांपल ऐसे आपको ऐसे समझाने के लिए, मैंने आप लोगों को
आप जैसे किसी बच्चे ने कहा कि या कोई बच्चा है कि सर स्विमिंग सीखनी है, मैंने किसी बच्चे को 2 या 3 बुक्स स्विमिंग के ऊपर बड़ी अच्छी ढूंढी और उसकी पीडीएफ बच्चों को भेज दी, और उसमें फोटोग्राफ्स थी, स्विमिंग कैसे की जाती है, किस किस कौन कौन से स्टाइल होते हैं, बैक स्ट्रोक है, फ्रंट स्ट्रोक है, बटरफ्लाई है, वो सब मैंने बच्चों को सिखा दिया, समझा दिया। और उसके बाद मैंने बच्चों का टेस्ट भी ले लिया, ऑनलाइन टेस्ट भी ले लिया, क्वेश्चंस पूछे किस एंगल से हाथ जाना चाहिए, दिस शुड बी 45 डिग्री एंगल जब आपने स्विमिंग करनी है, जब आप गर्दन को पानी से बाहर मुंह को निकालोगे तब आपने सांस लेनी है, जब पानी में जाओगे तो आपने एक्सेल करना है, वगैरह वगैरह सब कुछ मैंने बच्चों को समझा दिया। और 200-300 पन्नों की 3 बुक्स मैंने बच्चों को वो पढ़ने के लिए दे दी। आप सबने वो सारी बुक्स पढ़ ली, ठीक है। इसके बाद टेस्ट भी ले लिया, पूछ भी लिया, सब बच्चों ने बड़ा अच्छा मेरे को रिस्पॉन्स किया। अब अभी तो लॉकडाउन है, थोड़ा सा ईज हुआ लॉकडाउन में, बच्चे भी घर बैठे बोर हो गए थे। मैंने कहा चलो अब थोड़ा सा ईज मिल गई है, रिलैक्सेशन मिली है, सब बच्चों को कहा चलो अब चलते हैं, अखनूर चलते हैं, थोड़ा सा चक्कर लगाते हैं। अब सब बच्चों को मैं अखनूर के पुल पर जब पहुंचा हूं तो वहां पर कहा कि गाड़ी रोक दी और कहा बच्चों आप लोगों का सरप्राइज टेस्ट कि आप लोगों को स्विमिंग आती है और पुल के नीचे चिनाब दरिया, आहा बहुत अच्छा, ठंडा ठंडा पानी, टाइटैनिक फिल्म याद आ गई होगी। तो मैंने बच्चों को कहा कि भाई आप लोगों का सरप्राइज टेस्ट है, आप सबको आता है, मैंने सब टेस्ट लिया, सब सिखा दिया, थ्योरेटिकल पार्ट मैंने सब सिखा दिया। थ्योरेटिकल में बच्चों के 100 आउट ऑफ 100 नंबर आ गए। तो क्या किसी बच्चे में इतनी हिम्मत होगी जब मैं बोलूंगा कि अब आप यहां से नीचे कूद पड़ो दरिया में और ये आपका सरप्राइज टेस्ट है, आपको आता है सब? क्या कोई बच्चा करेगा? नहीं करना भाई, नहीं करना, वरना ये हो जाएगा बच्चा ऊपर और मैं जेल में चक्की आटा पीसिंग एंड पीसिंग। तो आप हिम्मत नहीं कर पाओगे। वैसे काउंटिंग इज नॉट थ्योरेटिकल पार्ट, मैं आप लोगों को थ्योरी पढ़ाता जा रहा हूं, बट इट इज प्रैक्टिकल पार्ट। जब तक आपने प्रैक्टिस नहीं की होगी मैं आपके बिहाफ पर प्रैक्टिस नहीं कर सकता। आपको खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और जब आप प्रैक्टिस करोगे तब आप लोगों को अकाउंट्स आएगा। इट इज जस्ट लाइक स्विमिंग, इट इज जस्ट लाइक साइकिलिंग। मैंने आपको अगर साइकिलिंग सिखानी है तो साइकिलिंग के लिए मुझे आपको साइकिल चलाकर नहीं दिखाना, बेटा ऐसे साइकिल चलाते हैं, ठीक है, देख लिया आप सबने, साइकिलिंग सीख ली, मैंने चलाकर भी दिखा दिया, आपको किताबें भी दे दी, ओके चलो जी आप लोगों को आ गया, अब आप साइकिल चलाओ, जाओ मेन रोड पर साइकिल चलाओ। क्या आप चला पाएंगे? तो उसके लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सो अकाउंटिंग इज एन आर्ट, वो आर्ट भी है, ओके। तो उम्मीद करता हूं कि जितना भी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं आप लोगों को समझ आ रही है। आप लोग घर पर इन सबको रिवाइज करिए, जो भी बुक्स आप लोगों ने रेफर करनी है उन बुक्स को रेफर करिए। कोई भी क्वेरीज है मोस्ट वेलकम, डाउट्स अगर हैं तो डाउट्स पूछिए, ठीक है जी। थैंक यू, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू बच्चों।